अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डाको लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और हमेशा की तरह खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसफ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। नया दिन है, नए हफ्ते का आगाज़ हम कर रहे हैं। मंडे मोटिवेशन चाहिए होती है हम सबको, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा की तरह यही उम्मीद है कि जिस तरह मैं खुश हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ या अपने दिन का आगाज़ इतने अच्छे तरीके से किया है, मुस्कुराते हुए किया है, इसी तरह आपका दिन भी अच्छा और मुस्कुराता हुआ ही गुज़रे और हम सब के लाइफ में जितनी भी जनाब परेशानियाँ ना वो अल्लाह पाक दूर करे। अच्छी चीज़ों के साथ ही हमें दिन का आगाज़ भी करना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करना बेहद लाजमी है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात का हमें सामना भी करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे आपस के ताल्लुकात है ना, उसमें कभी कभार बहसो तकरार हो जाती है, जिसको कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि जो जैसे राज़ी हो उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। हमारे ऊपर ये बड़ी हम समझते हैं कि जनाब हम दूसरों को समझाएं और इस तरह समझाएं कि डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाएं कि भाई अपने आप को दुरुस्त करो, ऐसे करो, वैसे नहीं करो। ये हम नहीं करना चाहिए। समझने वाली इसमें ये बात है कि बहस एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी इज़्ज़त दांव पर लग जाती है और बाज़ सूरतों में ना सिर्फ इज़्ज़त बल्कि हमारे ताल्लुक़ भी दांव पे लग जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो सियासी आगाही है या सियासत के इस दौर में हम देखते हैं कि जो हमारी दोस्तियां हैं वो दुश्मनी में भी बदल सकती हैं। और अगर मौज़ूए तकरार सियासत या फिर सियासी रहनुमा हों, और आजकल तो वैसे भी हमारे इंटरेस्ट जो है वो सियासत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले इतनी नो आओ नहीं होती थी लोगों के अंदर, बड़े बुज़ुर्ग बैठ के सियासत की बातें किया करते थे, बहसो तकरार किया करते थे। अब बच्चा बच्चा जानता है जनाब सियासत में क्या हो रहा है, क्योंकि और वो फिर बहसो तकरार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इंटरेस्ट लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग आपस में किसी भी सियासी मामलात को लेकर बहस मुबाहसा कर लें। लेकिन मुझे एंड पे पक्का यकीन है कि कोई जो पॉजिटिव नतीजा होता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट कभी भी नहीं निकलता है। लोग अपने अपने तासुबात से ही नहीं निकल पाएंगे। कायल होना ना होना कह ले कि एक अलग बात है, बजाय ये कि दूसरा आपकी बात पर कायल हो वो आपसे इख्तलाफ को मज़ीद बढ़ा लेगा, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट लेवल होता है। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग सियासतदानों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने रिश्ते कुर्बान करने के लिए तैयार है। और न जाने कैसे कोई अपने प्यारों, मुझे ये समझ नहीं आती कि अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों पर सियासतदानों को फ़ौक़ियत दे सकते हैं। ठीक है जनाब, उनकी अहमियत अपनी जगह ज़रूर है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपके दोस्त या आपके अजीज़ व अकारिब आपकी फ़ैमिली से भी ज़्यादा मोतबर हैं। आप छोटी छोटी बात पर, मतलब हमारे घरों में अब ये होता है कि जनाब छोटी छोटी बातों पर आ जाता है। कुछ लोग नून लीग के बैठे हुए होते हैं, कुछ लोग बाकी पार्टीज़ के बैठे हुए होते हैं, तो जो बाकी पार्टीज़ के होते हैं कहते हैं जी वो लंदन क्यों गया, पाकिस्तान क्यों नहीं आता। ये सारी बहसो तकरार हो रही होती है। बाकी पार्टीज़ के अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं, वो अपने अपने मौक़िफ़ दे रहे होते हैं और हम ये अपने प्यारों से बहस कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि नहीं आपको नहीं पता, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और कोई मौजू नहीं होता हमारे पास बात करने को। और ऐसी बातों पर ना बहुत सारे रिश्ते हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हम सलाम दुआ से भी चले जाते हैं। और इतनी इतनी सी बातों पर सलाम दुआ ख़त्म करना मेरे ख्याल से हमाकत होती है। उन लोगों को तो नहीं पता कि आप लोग अपने रिश्ते उन लोगों के पीछे ख़त्म कर रहे हैं। वो लोग तो आपको नहीं जानते। आप अपने चाहने वालों के साथ क्यों ये रवैया रख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है। और इस चीज़ का ये मतलब है कि किसके हाथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा है, ये आप लोगों ने उनको बताना है या ये आप पे फ़र्ज़ है कि जनाब हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए एक पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करना ठीक है, सबका हक़ है, सबकी नोहा होती है अपनी, सबकी अपनी ओपिनियन है, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय आपके जनाब रिश्तों से बढ़कर नहीं होता है। और ये मैं विटनेस करके ये चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये मैं कुछ अपने से बनाकर या कुछ ऐसे ही नहीं चीज़ें बता रही।
कोई ऐसी बात नहीं करी है, ये हो रहा है हमारे माशरे में, ये सारी चीज़ें पनप रही हैं, हो रही हैं। फैमिलीज़ टूट जाती हैं, फैमिलीज़ के रिश्ते आपस में बैठे हुए होते हैं, बहस व तकरार इतनी ज़्यादा होती है कि जनाब वहाँ पर जिस तरह हम जलसे जुलूसों में देखते हैं कि हाथापाई तक बातें पहुँच जाती हैं, इस तरह फैमिलीज़ में भी ये चीज़ें पहुँच जाती है। तो इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए जितना हो सकता है। कौन किसको पकड़ा है, कौन नहीं पकड़ा, कौन लंदन से वापस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, किसको जेल में डाला गया है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है, ये उनके ऊपर छोड़ दें, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। इदारे इसलिए बनाए जाते हैं कि ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी है और वो अच्छे तरीके से बाखूबी अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं। आपका क्या फ़र्ज़ है, आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने अपने वोट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे तो उसके ऊपर आप लोगों ने एक अपना सिनेरियो बनाना है कि हमें किनको वोट देना चाहिए, किनको नहीं वोट देना चाहिए। पूरी तारीख़ अपनी देखें कि पहले जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या दोबारा से उन लोगों को हमें वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मतलब अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप बहस ना करें, आप अपने ओपिनियन ना रखें, लेकिन एक सूटेबल वे में, एहतराम के रिश्ते में, एहतराम के कह ले के दायरे में रहते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का ये मोटिव मेरा ये था आपको बताने का कि हमारे रिश्ते बड़े जहाँ पर बहुत मजबूत होते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कह ले के फ्रजाइल भी होते हैं कि छोटी सी चीज़ की वजह से ना वो बहुत जल्दी टूटते भी हैं। तो सबसे बड़ी आजकल मुझे ये पॉलिटिकल सिनेरियो लग रहा है कि हर कोई इसी के ऊपर बात करता है, बहसो तकरार करता है और फिर एक लंबी सलाम दुआ से भी चला जाता है, नाराज़गियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, अपने बाकी मामलात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आज का पैगाम था। उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि जनाब मैं क्या बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम सबको पता है कि हम हर कोई ना यहाँ पर किसी न किसी वजह से परेशानी का शिकार रहता है, चाहे वो दफ्तर जाने वाले हों, यूनिवर्सिटी जाने वाले हों, स्कूल जाने वाले हों या घर पर रहने वाले हों, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का शिकार रहते हैं। लेकिन अब एक सर्वे आया है या ये कह लें कि आम मुशाहिदा है कि जो हमारी ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है, जो यंगस्टर्स हैं ना, उनमें से अक्सरियत अपने करियर को लेकर इस कदर फ़िक्रमंद होती है कि वो दौरान तालीम ऐसे ज़हनी कुर्ब से गुज़रती है कि जब तालीम से फ़ारिग होती हैं वो, तो काफ़ी हद तक उनकी शख्सियत उससे मुतासर हो चुकी होती है। और कभी दौरान तालीम फ़ीस की परेशानी होती है, तो कभी ग्रेड्स में बेहतर पोजीशन आने की परेशानी होती है, दबाव होता है उनके ऊपर, और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जहनी मसाइल का भी शिकार रहते हैं और हम उन्हें मज़ीद बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेशराइज़ भी करते रहते हैं। और ये आम एक देखा गया है, प्रैक्टिस है हमारे घरों में कि बच्चों को प्रेशराइज़ किया जाता है कि अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, अच्छे नंबर्स लो, अच्छे ग्रेड्स लो, फिर जाके कोई तुम्हारा शायद अच्छा करियर बनेगा। और जिसका बाज़ औक़ात काफ़ी बुरा नतीजा भी हमारे सामने आता है। लंदन में एक रिसर्च की गई है और उसमें ये जनाब ये जरीदे में ये रिसर्च शाया की गई है और तहकीक में बताया गया है कि तलबा के जो ज़हनी सेहत है और डिप्रेशन और इज़्तिराब के ताल्लुक़ को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये बात भी वाज़ेह हुई है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद अपने तालीमी करियर के दौरान डिग्री लेने के बाद ज़हनी मसाइल का शिकार नज़र आते हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों तालीमी इदारों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स अब मंशियात का शिकार हो रहे हैं, तालीमी इदारों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हैं? कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र डालने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए? दूसरा कि हम लोग डिग्री तो ले लेते हैं, 4 साल की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई जॉब नहीं होती है। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्रेशन
रहते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रज़ा रहमान साहब हैं, माहिर तालीम है। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच। रज़ा साहब, जिस तरह मैं बात की है कि हर कोई परेशान रहता है, हर किसी की लाइफ में डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होता है, लेकिन अब ये तहकीक जो आई है उसमें पता चला है कि नौकरी करने वालों से ज़्यादा जो शिकार हैं वो बच्चे रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं। हमारा भी ये पीरियड गुजरा है यूनिवर्सिटी का, बट अब बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें तीन मेजर वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनके वालिदैन जो हैं वो उनके साथ इतने ज़्यादा बॉन्डिंग में नहीं होते, क्लोज नहीं होते कि बच्चे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, जो बच्चा कोई एक पढ़ता है उसके वो डिफरेंट फैमिलीज़ के साथ बैठा होता है। वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से आ रहे होते हैं, तो हर एक फैमिली का फ़र्क भी होता है आपस में, चाहे वो स्टेटस का फ़र्क है, चाहे उसकी एजुकेशन की प्रोविजन का फ़र्क है, चाहे कोई भी और फ़र्क हैं। तो अपने वालिदैन से वो बहुत सारी बातों को नहीं कर पाते। बल्कि हमारे यहाँ तो एक ये भी रवाज है कि वालिद बच्चे से प्यार ज़रूर करता है लेकिन इजहार नहीं कर पाता। और बल्कि ये भी मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ में कि उन्होंने आज तक अपने बच्चों को गले नहीं लगाया, हग नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों के इस तरह की एंजाइटी को बहुत ज़ीरो लेवल पे ले जाती हैं और डाउन कर देती हैं। वालिदैन को ये एक्टिविटी या ये जो एक्सरसाइज है ये रेगुलर करते रहना चाहिए। वालिदैन को बच्चों को टाइम देना चाहिए, साथ बैठना चाहिए। संडे का दिन बेहतरीन दिन होता है जो आप पूरा फैमिली के साथ गुजार सकते हैं, उनसे उनके मसाइल पूछ सकते हैं और अपनी तजवीज़ दे सकते हैं कि आप इसको कैसे हल करें, चाहे वो दोस्तों के मुतालिक मसाइल हैं। एक और बात हमारे यहाँ सिस्टम में कही जाती है कि इसके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो ये ऐसा हो गया, ये नशे में चला गया है। मेरा ख्याल है ये बात गलत है। दोस्त, जब आपने जो एक्टिविटी करनी होती है, फ़र्ज़ करें आप एक क्रिकेट के प्लेयर बनना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट के प्लेयर्स वाले दोस्त मिल जाते हैं, आप उन्हीं को दोस्त बना लेते हैं। जब आप नशा करना चाहता है कोई बच्चा तो उसको फिर वो नशे वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। आपका जो से इंटरेस्ट होता है ना, आपको वो कैटेगरी मिल जाती है, वो कंपनी आपको ईजिली मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात भी वालिदैन को समझनी चाहिए कि जो सबसे पहली शुरुआत है वो घर से होगी। हम उसको तवज्जो नहीं देंगे, हम उसके मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, हम उसको हौसला नहीं देंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको बहुत सारी चीज़ों में कंपनसेट नहीं करेंगे। जैसे आपने भी बताया कि ग्रेड्स ठीक ना आए, आप बच्चे की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक ना आए, तो वालिदैन बजाय इसके कि उसके साथ इजहार करें कि हम आपके साथ हैं, हम आप कोई बात नहीं, आप दोबारा से ट्राई करो, वो बल्कि नाराज़गी का इजहार करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के लिए डिस्करेजमेंट हो जाती है। हाँ, इसी को अब आप थोड़ा आप आगे बढ़ाएं ना, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के बच्चों में अगर देखें ना तो सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है वो डॉक्टर की है। हाँ जी। डॉक्टर की डिग्री जब वो एक डॉक्टर मुकम्मल कर लेता है तो या वो दौरान डिग्री ही वो नशा करना शुरू कर देता है, या वो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी में चला जाता है जिससे कि वो उसकी अपनी सेहत को, अपनी फैमिली को नुकसान हो रहा है। उसकी रीजंस क्या हैं? एक तो वो हाईएस्ट डिग्री कर रहा है जो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री में सबसे बेहतर समझी जाती है, हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, डॉक्टर का रिश्ता फौरी होता है, डॉक्टर की बहुत सारी आसानियाँ और मौजूद होती हैं, लेकिन वो एंजाइटी में क्यों जाता है? क्योंकि उस डॉक्टर को नज़र आ रहा होता है कि मैं अगर डॉक्टर बन भी गया तो हाउस जॉब में मुझे 60,000 मिलेगा, 60,000 से 50,000 से मैं क्या चीज़ मैनेज करूँगा? और अगर मैं 1 साल की हाउस जॉब कर लूँगा तो क्या उसके बाद कितने डॉक्टर्स हैं, मैं कहाँ पे अपनी जॉब कर सकूँगा? और उस बच्चे की नज़र में या उस स्टूडेंट की नज़र में, उस डॉक्टर की नज़र में ये बात भी होती है कि जो मुझसे पहले डॉक्टर बन चुके हैं, क्या वो किसी डॉक्टर के ओहदे पे फाइज हैं? क्या वो इज़्ज़त मिल रही है या नहीं मिल रही? वो एकेडमीज में पढ़ा रहे हैं कि वो किसी फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, वो कोई और काम कर रहे हैं, तो उसको अपनी पिछली 16 साल की पढ़ाई ज़ाया होती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जो बच्चा प्ले ग्रुप से डॉक्टर तक आता है तो हुकूमत पंजाब का या हुकूमत पाकिस्तान का 1 करोड़ रुपया लग जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, मतलब आप गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं, मुफ्त में आप हर चीज कर रहे होते हैं। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो बच्चा वहाँ से कर लेता है तो वो हुकूमत से नाराज नजर आता है। क्यों नाराज? वो नाराज आता है, वो आप कह रहे हैं कि वो अच्छे बुरा भला ही कहते हैं, अपने मुल्क को बुरा भला कह रहा होता है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, ये नहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि देखें, गवर्नमेंट ने भी इतना सपोर्ट किया, करोड़ों रुपया लगा दिया एक बच्चे के ऊपर, वालिदैन भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, उनके वालिदैन को भी पे करना पड़ता है। और इतनी सपोर्ट करने के बाद जब आउटपुट ज़ीरो आती है तो ये एंजाइटी की बहुत बड़ी वजह बनती है। ये बहुत बड़ी वजह बनती है। अब आप इसमें एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। में ये आ जाता है कि आपको जॉब नहीं मिलती, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है फील्ड में काम करने की, जॉब्स नहीं मिलती हैं। हाँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात डॉक्टर के वाले से ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको इनका बिल्कुल अगले 20 साल बताने लगा हूँ। जब एक डॉक्टर कहीं अपॉइंट हो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो 17 ग्रेड में अपॉइंट होता है।
अच्छा। और अगर वो FCPS नहीं करता तो वो फिर सारी ज़िंदगी 17 ग्रेड में ही रहता है। अब उस डॉक्टर के लिए भी ये एंजाइटी है कि मैं 17 ग्रेड में हूँ तो मैं 17 में रहूँगा, जबकि एक टीचर अगर अपॉइंट हो जाए 14 ग्रेड में तो वो अपनी रिटायरमेंट से पहले प्रिंसिपल लग जाता है या 20th ग्रेड में चला जाता है। तो 20th ग्रेड की जो सैलरी है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो और हैं, 17 ग्रेड के और हैं। तो डॉक्टर ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया और वो एक ख़ास स्टेज पे आया, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि वो उससे आगे तरक्की नहीं कर सकता या आगे जा नहीं सकता, तो ये भी बहुत बड़ी एंजाइटी की वजह है। वो शुरू में तो प्रोफेशन खुशी में सारे कर लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैं इंजीनियर बनूंगा, शुरू में तो करके आ गए, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर की कदर नहीं है, डॉक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो ये एक एंजाइटी का बहुत बड़ा एक जरिया बनता है। एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, फिर जो है ना जनाब हमारा ब्रेन ड्रेन होता है, फिर बच्चे जो है वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, फिर जितना भी हमारा यहाँ पे टैलेंट मौजूद होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो फिर बाहर चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हमें मिलते हैं, इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हम उन्हें वो मकाम नहीं देते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। अच्छा मुनीब, आप जो बाकी बच्चे हैं ना, फर्ज करिए मैंने डॉक्टर आपको एक्सट्रीम बता दिया, जो बाकी बच्चे होते हैं हमारे या बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो फ़र्ज़ करें कोई भी अपनी मास्टर्स कर लेते हैं या कोई बाद में बिजनेस करना चाहते हैं, तो जब वो मार्केट में आते हैं तो उनको ये बात कान में सुनने को मिलती है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, जो बिज़नेस करेंगे वहाँ पैसा हमारा लोग मार लेंगे या हमें बिज़नेस में फ़ायदा नहीं, नुकसान हो जाएगा। वालिदैन ने 16 साल के पैसे इन्वेस्टमेंट की होती है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कुछ कमा के लाएं, अब एक प्रेशर वो उनके ऊपर, फिर एक उन्होंने 16 साल की मेहनत की होती है और वो ज़ीरो पे जा रही होती है, और तीसरा मार्केट का प्रेशर ये है कि यहाँ अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, यहाँ पुलिस आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी, कोई बंदा आपके पैसे मार लेगा, कोई बिजनेस में आपको फ्रॉड कर देगा। ये सब चीज़ें जब वो बच्चा सोचता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन बन जाता है, विशियस साइकिल उनके लिए हो जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि ये सारे डिप्रेशन में दो बहुत अहम किरदार हैं, एक तो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, और दूसरा गवर्नमेंट है। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 साल में जितनी पॉलिसीज की हैं उसका बच्चों के जहनों पे क्या असर पड़ा है। अच्छा, ये तो पॉलिसीज हैं। दूसरा मुझे बताइए, हम अगर इंटरनेशनली देखते हैं ना साहब, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं तो वहाँ पर अब इतने भारी भरकम बैग नहीं बच्चे लेकर जाते हैं, टेक्नोलॉजी से आशना है, वहाँ पर एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट असाइनमेंट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, वीडियोज़ दिखा के पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ पर अभी भी वो रिवायती स्टडी की जा रही है, इवन दो कि हम हायर स्टडीज़ करने के लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं, तब भी बुक्स हमें उठानी पड़ती है, हमें बैग्स उठाने पड़ते हैं और तब जाके हमारी जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। तो क्या हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या एजुकेशन सिस्टम को रिविजिट करने का, ये रिव्यू करने का अब टाइम आ गया है? देखिए, जो 21वीं सदी है वो तो इतनी तेज़ी से गुजर रही है कि हमारा जो क्लास 5 का बच्चा है और आज से 5 साल पहले जिसने मास्टर्स किया है उनका IQ लेवल सेम है। आज का क्लास 5 का बच्चा और आज से 5 साल पहले जिसने मास्टर्स किया उसका IQ लेवल सेम है। तो वो बच्चा इतना ग्रो कर चुका है, तो क्या अब आप उसको 6 करवाएंगे या अब आप उसको मास्टर से आगे लेके जाएंगे? अब उसको इतना माशाल्लाह उसका जहन ब्राइट है या इतनी जल्दी वो कंसीव कर सकता है कि आप उसको जो भी लेटेस्ट एजुकेशन देना चाहेंगे वो बहुत जल्दी से उसके ऊपर अपना अडॉप्ट करेगा जी, अडॉप्ट करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आपने पहले बात की है कि इसको चेंज करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए, नई चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपना बच्चा, अपना ह्यूमन रिसोर्स ज़ाया करेंगे। और देखें बहुत तेज़ी से ह्यूमन रिसोर्स ज़ाया हो रहा है। पाकिस्तान तो एक लकी मुल्क है जिसके पास हर साल 40 लाख बच्चा मैट्रिक करता है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आता है। 10 लाख बच्चा तकरीबन हमारा मास्टर्स करके, मास्टर डिग्री करके वो हर साल बाहर निकलता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि जॉब मिले, कोई बिजनेस कर लूँ, कोई इस तरह कर लूँ। तो ये जो एक सर्कल हमारा इतना बड़ा बना हुआ है, उस सर्कल में बच्चों को अपनी रिक्वायरमेंट फिल होती हुई नज़र नहीं आ रही होती हैं और उनको लग रहा होता है कि जो हमने पिछली सारी एक्टिविटी की है वो हमने ज़ाया कर दी है। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। तो ये हमारे जो कुछ लूप होल्स हैं जिनको बेहतर करने के, हमें अपने पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा यूनिवर्सिटी लेवल की, क्योंकि हम बच्चों की बात करें जैसा, तो एक ये भी डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार मुझे लगता है कि बच्चे हो जाते हैं कि जनाब हमारे पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छे गैजेट्स होने चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए अगर हमने यूनिवर्सिटी जाना है। तो क्या ये भी चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, शो ऑफ बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि हमें नज़र कुछ और आता है लेकिन उसके बैकग्राउंड में कुछ और होता है? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी हमारी निशानदेही की है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि देखें, जो एक ब्रांड कॉन्शियसनेस हमारे बच्चों के अंदर आ गया है कि मेरे पास मोबाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, कपड़े भी मैंने बहुत अच्छे पहनने हैं,
चाहे पैसे कहीं से लैंडिंग करनी पड़े, किसी से उधार मांगने पड़े, कहीं से ज़बरदस्ती वालदैन से बात मनवानी पड़े, लेकिन वो बच्चे अब झिझक और शर्म नहीं करते हैं और ना ये सोचते हैं कि मैं खुद अर्न करूं और खुद अर्न करके मैं अपने आप को इस काबिल करूं कि मैं ये तमाम चीज़ें ले सकूं। आपके लास्ट प्रोग्राम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बात हुई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 6 से पढ़ा देनी चाहिए। जो बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्लास 6 में पढ़ना शुरू कर देगा वो कभी ब्रांड के पीछे नहीं जाएगा। वो कोशिश करेगा कि ब्रांड को मैं इग्नोर करूं। दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं जी, मार्क जुकरबर्ग है, वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता है, कोई ब्रांडिंग नहीं करता। और उस तरह के बहुत सारी और मिसालें हैं जिनको कोई कंसर्न नहीं है कि मैं ब्रांडिंग करूं, वो खुद ब्रांड बने, वो खुद ब्रांड है, उनकी जात एक अपने आप में ब्रांड बन चुकी है। तो ये बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे सबसे पहले जो मेरा इस वक्त बच्चों का किरदार है, या जो मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद या जो ही वो जॉब में आते हैं या बिजनेस में आते हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी है और उनको सेविंग की तरफ जाना है। लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम का कंक्लूड ये था कि बच्चों को सेविंग करनी चाहिए, उन्हें से पैसों को बचाना आना चाहिए, हर महीने कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो जो इन्वेस्ट करेंगे उससे जो अर्निंग आएगी उससे आप अपने ऊपर लगा लें जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फर्दर करना चाहते हैं। तो हमने चूँकि बच्चों को रूल्स नहीं सिखाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सीखी इन बच्चों ने, तो जो पैसे कहीं से आए उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करके, डायरेक्टली अखराजात करके, एक्सपेंसेस करके उनको ख़त्म कर दिया। तो दुनिया भर में वैसे ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में लोग ये कहते हैं, मैंने लोगों से ये बात सुनी है, बहुत सारे बच्चों से, कि ये दिस इज़ माई एप्पल आईफोन, एप्पल का है और ये मैंने नहीं दिया, ये मुझे एप्पल ने दिया, ये मुझे एप्पल ने दिया है। तो लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आईफोन आपने खुद नहीं खरीदना, आपने एप्पल से लेना है। वो कैसे लेना है आपने, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एप्पल के साथ, और एक दिन एप्पल आपको उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न देगा उससे आपका आईफोन आ जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट से आपके पास आईफोन आ गया, आप टेस्ला भी ऐसे ले सकते हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा, दूसरा जिससे मैंने बात की, ड्रग्स यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर हमारे तालीमी इदारों में, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा कर्ज है, और एक तो ये डिप्रेशन इसकी वजह है, और दूसरा एंजाइटी इसकी वजह है, और दूसरा इजी अवेलेबल होना, पाइपलाइन अवेलेबल होना, ये एक बहुत बड़ी हमारी बैड लक है। अब कुछ रोज़ पहले एक प्रोग्राम किसी चैनल पे करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहाँ पे ये गुजारिश की थी कि जो बच्चों की सप्लाई लाइन है ना, ये मुमकिन नहीं है कि हमारे इदारों को, जो इस इदारों को होल्ड करते हैं, जैसे हमारा एंटी नारकोटिक्स बोर्ड है, उनको मालूम ना हो कि सप्लाई चेन है क्या, हर चीज़ पता है उन्हें जी। और आखिरकार 15 दिन के बाद पता लगा कि एक हमारे डीएसपी साहब हैं, मजहर इकबाल साहब, वो ही उसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि वो यहाँ से अपने ड्रोन के जरिए इंडिया में भी सप्लाई देते हैं। तो ये तो उनको दाद देनी चाहिए कि क्या आपका सप्लाई चेन है जी, और वो घर में ही मौजूद है, और उसका लेवल क्या है, डीएसपी है, और इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कैप्टन लियाकत साहब का, जिन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के उस बंदे को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक्सपोज भी किया, वरना यहाँ पेटी भाई को छुपा लिया जाता है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह की जो है ना, हमें इकदामात उठाने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे इदारों में मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से भी बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लेट्स टॉक अबाउट वाइट पॉइजन। वाइट पॉइजन, मीठा जिसे कहा जाता है, जिसे वाइट कहा जाता है, शुगर जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और हमारे यहाँ कोई भी खुशी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, मीठा लाएं, ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, ये रिवायत होती है। यानी कोई भी तकरीब हो या ना हो, हमने कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो हर चीज़ में हमारा मीठा खाना लाजमी होता है, या हर खाने के बाद कहा जाता है कुछ तो मीठा होना चाहिए। ये हमारी रिवायत बनती जा रही है, और मेरे ख्याल से सुन्नत भी है कि हम या तो जैसे सुबह चाय पीने के जो आदी लोग हैं, उन्होंने जनाब चीनी से शुरू करनी है, अपने दिन का आगाज़ शुरू करना है, और रात मीठा या तो दूध पीना है या शेक पीने तक जो हमारी डेली की रूटीन होती है ना, उसमें मीठा बहुत ज़्यादा शामिल होता है। और अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके लिए मुज़र हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर लोग इसकी एहतियात ही नहीं करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है,
तो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, लेकिन पी ज़रूर रहे होते हैं। मिठाई का कहीं तो जनाब कहते हैं कि हम तो शुगर फ्री मिठाई खा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई शुगर फ्री कौन सी मिठाई होती है। और इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए कि चीनी कम खानी चाहिए, तो कहते हैं हम तो गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मीठे से जो सबसे आम बीमारी है वो शुगर है, और जिसका हम सब शिकार रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ शुगर के मरीज़ भी मीठा खाने से बाज नहीं आते हैं। और आज हमने सोचा कि हम अपने आज के शो में इस टॉपिक पर बात करें कि चीनी, गुड़ या जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, जिसको हम अल्टरनेटिव समझते हैं शुगर के, वो हमारे लिए कितने अच्छे हैं। हमें मीठा अगर खाना है तो कितना खाना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए मीठे की, और किस तरीके से हम खा सकते हैं कि हमारी सेहत पर उसके जो मुज़र असरात हैं वो भी मुरतब ना हो, और हम मोटे ना हो, हम शुगर का शिकार ना हो, हम बाकी बीमारियों का शिकार ना हो। तो आज इस पर ही हम बात करेंगे, एक पूरा स्केड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे कि ठीक है आप अपने मीठे की हैबिट को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते, तो लेकिन लिमिटाइज तो कर ही सकते हैं। तो वो किस तरह करनी है वो आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मिनाहिल मौजूद है, वो आपको बताएगी। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर मिनाहिल, हमारे साथ स्काइप पर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उन्हें वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। डॉक्टर मिनाहिल, वेलकम कहती हूँ आपको, कैसी हैं आप? थैंक यू, वेलकम। अच्छा डॉक्टर मिनाहिल, सबसे पहले बताइए, हम मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। वी नो दैट कि ये हमारे लिए पॉइज़न के तौर पर काम करता है, हमारी सेहत कितनी ज़्यादा इससे मुतासर हो सकती है, फिर भी हम मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मैंने बात की कि हम अपने दिन का आगाज़ जिस तरह चाय के साथ करते हैं, उसमें भी मीठा डालते हैं, फिर पूरा दिन इसी तरीके से इसी स्केड्यूल में चलता रहता है, और एंड पे जब सोने की कोशिश भी करते हैं उससे पहले बहुत से लोग दूध पीने के आदी होती है या शेक्स पी लेते हैं, उसमें भी अच्छा खासा मीठा डाल के पीते हैं। तो मीठा हमारी ज़िंदगी से किस तरह हम निकाल सकते हैं या किस तरह लिमिटाइज उसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आजकल हम सब ने ये शुरू किया हुआ है कि ब्रेकफास्ट में भी हम मीठा ले रहे हैं, शाम को भी ले रहे हैं, रात को भी ले रहे हैं, और हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मेल्स हैं उनके लिए 37 ग्राम ऑफ शुगर अलाउड है, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए 25 ग्राम्स ऑफ शुगर, जो पूरे दिन में आप ले सकते हैं एक बैलेंस हेल्दी वे में। अब बात ये आती है कि हम शुगर को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। शुगर को तो हम अवॉइड बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल अपनी डाइट से कट ऑफ तो नहीं कर सकते, बट उसके लिए आप ये करें कि आप बैलेंस्ड मील लें, आप हाई फाइबर फूड्स लें, प्रोटीन इंटेक अपनी अच्छी रखें। इन सारी चीज़ों से ये होगा कि आपको क्रेविंग ऑफ फूड नहीं होगी, क्योंकि बेसिकली जब हमें क्रेविंग होती है तब हम शुगर की तरफ जाते हैं, बिकॉज ये एक हार्मोन होता है डोपामिन, जिसको रिलीज करता है, जो हमें फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और खुशी देता है। तो सारा जो रोल है ना वो हमारी क्रेविंग से ही शुरू होता है। तो उस बेसिक चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने बैलेंस्ड मील प्लान लेने हैं, और सुबह जो है वो आपने शुगरी आइटम से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जब आप अपना सुबह ही शुगर से स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल राइज होता है, आपका डाइजेशन स्टॉप होता है, और वहीं से जी आप। लेकिन जिस तरह डॉक्टर मिनाहिल आपने बात की कि क्रेविंग्स स्टार्ट होती, तो फिर किस तरह हम अपने क्रेविंग को मैनेज कर सकते हैं? हाउ वी मैनेज आवर क्रेविंग्स, कि वो कभी भी हो जाती है, कभी रात को हम लोग को एकदम मीठा खाने का दिल करता है, तो हम जो भी पड़ी हुई होती है घर में चीज़, चॉकलेट्स हो जाएं, कैंडीज हो जाएं, इवन दो कोई केक भी हो जाए, हम वो भी खा जाते हैं। तो किस तरह मैनेज किया जा सकता है? क्या इसका भी कोई अल्टरनेटिव है? जी बिल्कुल है। ये है कि आपने सुबह उठते साथ खाली पेट पहली चीज़ मीठा मत डालें, और शाम को जैसे अगर आपका क्रेविंग का बहुत दिल कर रहा है तो आप खा सकते हैं मीठा, लेकिन उसको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है। और ये है कि शुगर फ्री चीज़ों को बिल्कुल ही शुगर फ्री समझ के मत आप लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करें। उनमें भी शुगर होता है, आपने लेबल्स पढ़ने हैं अपने फूड आइटम के कि इसमें कितना शुगर है, ताकि आप लोग अवॉइड कर सकें एक्सेस शुगर को। और इसके साथ साथ जब आप बैलेंस डाइट पैटर्न में रहते हैं ना पूरा दिन, आपका इतना ज़्यादा क्रेविंग का दिल नहीं करता, बट यू कैन हैव द अल्टरनेटिव्स। जैसे आप लोग शक्कर की जगह, बिल्कुल ही आप प्रोसेस्ड शुगर की जगह आप लोग गुड़ पे आ जाएं, आप लोग हनी पे आ जाएं, नेचुरल चीज़ों की तरफ आ जाएं, डेट्स पे आ जाएं, और घर में खुद से आप जो है वो अपने लिए मीठे डेजर्ट्स बनाएं, बगैर इसके कि आप बाहर से ले रहे हैं। चॉकलेट की जगह आप डार्क चॉकलेट कर लें। इस तरह के कुछ अल्टरनेटिव्स जब हम अपनी डाइट में करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, दूसरा, अब हमारी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं हमारे बचपन से ही। मतलब अगर
मेरी डेवलप हुई हुई है बचपन से कि मैंने सुबह उठते ही चाय पीनी है और चाय में चीनी डालकर जो है ना उसका इनटेक करना है। तो अब वो चेंज होते हुए टाइम लगेगा, लेकिन अभी जब हमारी जनरेशन जो है वो ग्रो कर रही है, उनकी डाइटरी हैबिट्स किस तरह की होनी चाहिए? बिकॉज हम उन्हें पर मीठे में जैम भी दे रहे होते हैं, बाकी चीज़ें भी मीठे में जैम, मक्खन और भी चॉकलेट्स दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, अभी आप बच्चे हैं तो आप खा लें। तो उस टाइम पे ही हमें अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन किस तरह करनी चाहिए? पहले तो सारा काम जो है वो आपके चाइल्डहुड में होना चाहिए। मदर्स को बहुत अटेंटिव रहना चाहिए इस चीज़ में। मेरे पास मदर्स आती हैं, कहते हैं जी हमारे बच्चे रो रहे थे तो हमने उनको लॉलीपॉप दे दिया, हमने उनको मीठा दे दिया। आपने नहीं देना। आप स्टार्टिंग एज से ही जब उनकी तबीयत इस तरह से करते हैं, आप उनको बताएं कि हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो बचपन से ही तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और फिर बड़े होके जैसे हम कहते हैं कि जी हमारा टेस्ट नहीं डेवलप तो हमने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो सारी बात टेस्ट बड्स की है, तो आप अपने बच्चों को शुरू से तैयार करें, उनको घर में हेल्दी डेजर्ट्स बना के दें, उनको बताएं, उनको डिफरेंस बताएं ताकि उनके माइंड में हो। जब वो बड़े हो जाते हैं उसी माइंड के साथ वही चीजें खाते हुए, तो वो कहते हैं जी हमने बचपन में भी खाया, अभी भी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। जब शुरू से उनका माइंडसेट ऐसा आपने डेवलप किया होगा तो ये मुश्किलें नहीं आएंगी। और सेकंड चीज ये है कि बहुत सारे लोग अब रिकवर कर रहे हैं इस चीज को थ्रू काउंसलिंग। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जो है वो एक टर्म है जो यूज की जाती है ऐसे लोगों के लिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू शुगर तो वो बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो दे बोथ आर लिंक्ड टुगेदर जी। तो इसके लिए प्रॉपर आप मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, तो इसके लिए हम न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करते हैं क्लाइंट्स की, जिसकी वजह से वो एक रेगुलर पैटर्न पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, हमने वाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसके जैसे अल्टरनेटिव्स हम यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ कर ली या ब्राउन शुगर यूज़ कर ली, हनी का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या ये भी सेफ़ ऑप्शंस हैं हमारे पास कि इसमें भी उतना ही कैलोरीज मौजूद होती हैं? ठीक है, अगर हम कैलोरीज की बात करें तो सब में सेम कैलोरीज हैं। अच्छा, अगर हम बेनिफिट बात करें जी, सब में सेम कैलोरीज हैं। हम कहते हैं ना ब्राउन शुगर इज बेटर देन व्हाइट शुगर, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राउन शुगर में 19.4 कैलोरीज हैं और व्हाइट शुगर में अगर हम टीस्पून अमाउंट देखें तो 20 कैलोरीज हैं। तो दोनों में पॉइंट्स का डिफरेंस है, व्हिच इज नो डिफरेंस। यस, और इसके साथ साथ हम कहते हैं ना जी ब्राउन शुगर में मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो जैसे हम ले रहे हैं, दैट इज नो सच थिंग। हाँ होता है, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में, इतना कि वो आपकी बॉडी को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। It's just written on that label. That's it. तो मतलब वो भी फिर वाइट शुगर की बराबर हुआ ना? अगर आपको बेनिफिट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वो वाइट शुगर ही हुई, फिर सिर्फ उसका रंग ब्राउन है। देखिए दोनों प्रोसेस्ड हैं, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अनप्रोसेस्ड चीजों की तरफ आएं। जैसे गुड़ है, खालिस गुड़। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रोसेस्ड गुड़ की ही तरफ आ जाएं, फिर खालिस गुड़ लें। इसके अलावा हमारे पास स्टेविया का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। कोशिश करें कि स्टेविया के लीव्स को आप खुद ड्राई करके उसका जो है वो शुगर इनटेक करें उससे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, स्टेविया अच्छा ऑप्शन है। ये हर कोई यूज़ कर सकता है, बच्चों को भी यूज़ कराया जा सकता है? जी बिल्कुल कराया जा सकता है। फ्रेश लीव्स ऑफ स्टेविया को लेके आप ड्राई आउट करें और उसको अपने चीज़ों में इस्तेमाल करके देखें। डोंट गो टूवर्ड्स द प्रोसेस्ड ऑप्शंस। स्टेविया में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड आजकल चीज़ें आई हुई हैं, तो आप लोग जो है वो नेचुरल तरीके की तरफ जाएं। खालिस गुड़ और स्टेविया और खालिस हनी जो होता है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स का तो मैंने सुना था, अब जो है ना वो शुगर फ्री मिठाइयाँ भी आ चुकी हैं, तो मुझे ये बताइए कि वाकई शुगर फ्री मिठाई होती है? क्योंकि मिठाई तो होती ही जो है ना वो अच्छी भली चाशनी के साथ, और क्या मज़े की मिठाई होती है, मीठी होती है। तो क्योंकि बहुत से शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो कहते हैं जी अच्छा वो वाली मिठाई नहीं खिलानी तो हमें शुगर फ्री मिठाई खिला दें, तो क्या है शुगर फ्री मिठाई और वो क्या खानी चाहिए और वाकई वो शुगर फ्री है? जब बात आती है इंग्रेडिएंट्स की तो वी आर नॉट श्योर कि उसमें क्या यूज किया जा रहा है और ऐसी क्या चीज़ है जो बिल्कुल ही उसको शुगर फ्री बना रही है। हाँ, अल्टरनेटिव किए जाते हैं मार्केट में, जैसे स्टेविया हो गया, इसी तरह हमारे पास और बहुत से आते हैं, बट वी आर नॉट श्योर। ठीक है, अच्छा चलें शुगर को आप निकाल दें, आपके यहाँ वो शुगर फ्री है, लेकिन उसमें जो ऑयल यूज हो रहा है, उसमें जो फैटनिंग आइटम्स यूज हो रहे हैं, उसमें वो जो आपको क्रेविंग दे रहा है वो तो सेम है। लाइक होता ही है कि जब आप ऐसी क्रेविंग वाली चीज खा रहे हैं, जैसे आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, आप एक खाएंगे, आपका दिल करेगा आप एक और खाएं, फिर आप एक और खाएंगे,
तो वो उतनी ही बात आ जाएगी। जब मिक्स एंड मैच करेंगे तो 4 चीजें जो हैं वो मिलके आपकी उतनी ही शुगर इंटेक बनाएंगे। तो बस ये हमारे माइंड्स की गेम है सारी। हमें लगता है कि जी शुगर फ्री है तो हम उतना ही खा बैठते हैं, हम उतनी ही शुगर को कर लेते हैं। सो दैट्स रॉन्ग। अच्छा, और दूसरा जो शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग पी रहे होते हैं कि हम डाइट पे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं छोड़ सकते, तो हम शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स पे चले जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा है हमें? अगर हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो हाँ, शुगर फ्री ड्रिंक्स आर 0 कैलोरी। बट अगर हम अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ वाइज दे आर नॉट सेफ। हाँ, वीक में आप एक दफ़ा ले सकते हैं, मंथ में आप 5 कैंस ले सकते हैं, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन अगर आप रोज इस वजह से ले रहे हैं कि जी ये शुगर फ्री है, हमारे हेल्थ पे नहीं अफेक्ट करेगा, तो दैट इज रॉन्ग। बहुत सारे नुकसानात हैं जो आपको लेटर लाइफ में देखने को मिलेंगे। लोगों का मसला ये है अभी कोई नुकसान नहीं दिख रहा ना, सो दे आर लाइक हाँ ठीक है हम ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट यू विल सी दैट इन योर लेटर लाइफ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि हमें अपने दिन का आगाज़ किस तरह करना चाहिए? अगर जिन लोगों को आदत है शुगर लेने की, चाय पीने की, दही में चीनी डाल के खाने की, तो वो किस तरह फिर अपने दिन का आगाज़ करें? देखिए, मैं ये नहीं रोक रही कि आपने शुगर बिल्कुल नहीं लेनी है, चाय बिल्कुल नहीं लेनी है, आप लें, हर चीज़ लें, लेकिन पहले आप सॉल्टी जो चीजें हैं ना उनसे स्टार्ट करना है। जैसे ब्रेड हो गई है, पराठा हो गया है, वो खा लिया है, उसके बाद आप अपनी चाय का इंटेक करें। कैफीन इज गुड, लेकिन उसमें जो शुगर है वो ज्यादा मत डालें। जैसे मैंने क्वांटिटी बताई है आपको कि फीमेल्स के लिए 25 ग्राम है और मेल्स के लिए 37 ग्राम ऑफ शुगर नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए। अच्छा। तो आप उस पर फोकस करें और उतनी ही इंटेक करें पूरे दिन में। ये नहीं कि जी बस सुबह 25 ग्राम सुबह ले लिया बस, और फिर शाम को भी ले लिया, रात को भी ले लिया, क्योंकि कहा गया था कि जी 25 ग्राम से, ठीक है। अच्छा। तो इस तरह से आप ऐड ऑन, और अगर आप स्टेविया और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अच्छा, दूसरा जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि जैम का जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ ना मिला तो टोस्ट के ऊपर खाली जैम लगा के फ़ौरन से खा लिया। दूसरा कि ब्रेड, वाइट ब्रेड का बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि उसके अंदर कैलोरीज मौजूद होती हैं, शुगर का बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, जहाँ बात आती है शुगर की, जब हमने फर्स्ट द मॉर्निंग ले लिया ब्रेड के साथ जैम, तो होगा ये कि हमारी शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा एकदम, जिसकी वजह से हमारी जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है पूरे दिन के लिए। जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो लोग हैं वो ज्यादातर 2 मील्स ले रहे होते हैं। ऐसे जो मीठा खाने वाले स्पेसिफिक लोग हैं वो सिर्फ 2 मील्स ले रहे होते हैं, ज्यादा खा नहीं सकते, डाइजेशन स्टॉप हुआ हुआ है। और ऐसे ही लोग हैं जो ओबेसिटी की तरफ हैं, डिजीज की तरफ हैं, और उनको ये रीजन नहीं समझ आ रही कि ऐसा क्यों है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर आप शुगर ले रहे हैं वो आपके ग्लूकोज को स्पाइक कर रहा है, डाइजेशन लेवल को वो स्लो कर रहा है। पूरा दिन आपका जो है वो, फिर आप कुछ भी कर लेंगे ना, उस डाइजेशन लेवल पे आप नहीं आ सकते। तो कोशिश करें, लेना है ब्रेड जैम लें, बिल्कुल शाम को ले लें, दोपहर को ले लें, लेकिन सुबह जो है वो बिल्कुल ही मीठे से स्टार्ट नहीं करना। मीठे की अमाउंट, मीठे को मॉडरेट रखें। ठीक है, अपनी डाइटरी हैबिट्स को जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, मीठे को मॉडरेट रखें। ठीक है, आप उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिट्स जो है ना वो उसका तयन कर लें कि हमने कितना खाना है, कितने चम्मच हमने चीनी लेनी है एक दिन में, या उसके अल्टरनेटिव्स पर भी हम जा सकते हैं। हमारे पास शक्कर बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, गुड़ बहुत अच्छा ऑप्शन है, हनी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी कि वो हमें असली मिले, उनमें भी प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, तो वो भी असली हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। खजूरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे बहुत से नेचुरल चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने जो शुगर की जो क्रेविंग्स हमें होती हैं हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। जिस पे हम लोग चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, मिठाई खा रहे होते हैं, केक्स खा रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है, शुगर होने का खदशा भी बढ़ जाता है। और एक तहकीक भी आई है जिसमें बताया जा रहा है अमेरिका के बाद पाकिस्तान आता है जनाब सरे फहरिस्त कि यहाँ पर जो मोटापा है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मनाहिल मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट थी, और किस तरह हमने अपने शुगर के इंटेक को लिमिटाइज़ करना है इस पर हमने बात की है डॉक्टर मनाहिल से। डॉक्टर मनाहिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो एंड पर जनाब मैं भी यही कहूँगी कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है, और जितना कम हो सकता है उतना कम करें इस वाइट पॉइज़न को अपनी ज़िंदगी में। जितनी शुगर कम ले सकते हैं उतनी लें, और जितना नमक भी
कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतना नमक इस्तेमाल कम करें। सेहतमंद रहेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और आज की किताब के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज कौन सी किताब के साथ हमारा तारुफ करवा रहे हैं वो सुन लेते हैं। जी अहमद साहब बताइए। मुनीबा, आपको एक गज़ल सुनाते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं कि आज हम कौन सी किताब को डिस्कस कर रहे हैं। गज़ल आप सुन के खुश होंगी। जनू से खेलते हैं, आगही से खेलते हैं, यहाँ तो अहले सुखन आदमी से खेलते हैं। तमाम उम्र ये अफसरदगाने महफल गुल, कली को छेड़ते हैं बेकली से खेलते हैं। जो खेल जानते हैं उनके और हैं अंदाज़, ये शेर देखिएगा क्या अच्छा है। जो खेल जानते हैं उनके और हैं अंदाज़, बड़े सुकून बड़ी सादगी से खेलते हैं। ये जो शेर मैंने आपको सुनाया है, ये मुझे सबसे पहले हमारे दोस्त हैं आबिद हुसैन आबिद कामरेड, बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने अनारकली की एक नशिस्त में सुनाया और साथ ब्रायन लारा की मिसाल दी। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप जिस भी अजीम फ़नकार को देखेंगे, कोई भी किसी भी उसका जॉनरा का वो आर्टिस्ट होगा, उसको देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो बड़े बड़े शाहकार होते हैं उनमें उन्होंने मेहनत की होती है। लगता यही है कि वो बड़े बड़े सुकून और बड़ी सादगी के साथ खेलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में उसके जो कमेंटेटर होते थे वो ये कहा करते थे कि इनको देख के लगता है कि बैटिंग बेहद आसान काम है। तो ये महबूब ख़ज़ां का मैंने आपको हवाला दिया। आबिद हुसैन आबिद से हमने महबूब ख़ज़ां का जो ये शेर है सबसे पहली दफ़ा सुना। और अनारकली में हमारी महफ़िलें होती हैं, टी हाउस में, उसके बाद अनारकली में। तो महबूब ख़ज़ां के बारे में पहला तारुफ़ जो था वो मेरे लिए यही शेर था और मैं महबूब साहब की शायरी में इस शेर के ज़रिए से दाखिल हुआ। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो हैरत के दर वाह होते गए। आप जानते हैं कि बड़ी शायरी या अजीम शायरी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसमें आफाकी हक़ाइक़ वो रिवील किए जाते हैं, मुनकशिफ होते हैं। तो ये जो शेर आपको खाकसार ने सुनाया है, इससे आपको लगेगा कि ये वाकई एक आफाकी उसूल है कि जो जितना बड़ा फ़नकार है, जब वो महारत के साथ अपना काम कर रहा होता है तो आपको लगता है कि बहुत मामूली काम कर रहा है, बड़ी सादगी से कर रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि वो मुसीबत में गिरफ़्तार है और बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं लगता। जितने बड़े लोग हैं ये आप देखें कि बड़ी अच्छी बात, बल्कि मुझे याद आ गई, वासिफ साहब ने ये कहा कि ये जो शेक्सपियर हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये ख़ुद किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। तो ये बड़े लोग इसी तरह ही होते हैं, बड़े सुकून और सादगी से, क्योंकि उनको फितरत की तरफ से कुछ चीज़ें वदियत होती हैं। ये महबूब ख़ज़ां साहब के बारे में ये सारी तफसील इसलिए आज आपके सामने अर्ज़ की कि जो मेरे हाथ में किताब है ये मंज़िल सुबह इसका नाम है और ये अदनान बशीर साहब ने, जो माशाल्लाह अब डॉक्टर बन चुके हैं, अदनान बशीर साहब ने इसकी तहकीक और तदवीन की। और ये किताब है दरअसल बाक़ियात महबूब ख़ज़ां की। महबूब ख़ज़ां कम लिखते थे और बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का, जो एक बड़ा आदमी हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है कि जो मैंने लिखा है उसको पब्लिश करवाए या ना करवाए। हमारे दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे मोहम्मद खालिद, उन्होंने, वो बड़े शानदार आदमी थे, वो नक़ाद भी बहुत अच्छे थे और वो शायर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने किताब इसलिए शाया नहीं करवाई कि वो ये समझते थे कि वो एक उस मयार की शायरी नहीं है जिस मयार को वो अचीव करना चाहते थे। तो ये आदमी का मसला होता है बड़े फ़नकार का कि वो सेटिस्फाई नहीं होता, चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, ये वाली बात होती है। तो महबूब साहब के यहाँ भी यही मसला पाया जाता है। इस किताब में अदनान साहब ने क्या किया कि उनका जो मतरूका या बाक़ियात जो कलाम है उन सब को इकट्ठा करके शाया कर दिया और उसमें साथ उन्होंने लिखा भी कि हम इसको 1949 से 2007 तक का जो कलाम है वो जहाँ कहीं भी उनको किसी रिसाले में पब्लिश मिला या किसी मजमून में पब्लिश मिला तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। ज़ाहिर है ये बड़ा एक्सटेंसिव काम है, अरक़रेज़ी का काम है, रिसर्च का काम है। और साथ आज की किताब मंजिल सुबह के हवाले से प्रोफेसर अहमद हमाद साहब ने तारुफ कराया है हमारा और आपका। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पिंक आई इन्फेक्शन के हवाले से बात करते हैं, जिसे आई फ्लू कहा जा रहा है, आशुब चश्म के नाम से जाना जाता है, कि उसमें आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और ये वबा जो है ये बहुत ज़्यादा फैलती ही जा रही है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुतासर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। हो ये रहा है कि जनाब पिछले कोई 1-1.5 महीने से हम इस वबा में मुब्तला हैं, इसका शिकार होते जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब हमारा बनता तो ये है कि हम एज अ मुसलमान, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी, कि हम एक दूसरे की मदद करें। हमारा इस्लाम भी हमें यही बताता है, लेकिन हम क्या करते हैं जनाब, इसका उलट ही करते हैं कि जब भी कोई हमारे पर मुसीबत आती है, कोई वबा का शिकार हम होना शुरू होते हैं, हमारी मार्केट से चीज़ें गायब होना शुरू हो जाती हैं। अब इस वबा का शिकार जो लोग हैं उन्हें आई ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, अर्के गुलाब चाहिए होता है आंखों में डालने के लिए, या एक ऑइंटमेंट है जिसे पोलीफिक्स कहा जाता है, वो चाहिए होती है कि उन्होंने आँख में जो आई फ्लू हो जाता है उसका ट्रीटमेंट है। ये आप यकीन जाने ये तीनों चीज़ें मार्केट से इस वक्त गायब हैं और अगर मिल भी रही हैं तो ब्लैक में मिल रही हैं, कि जो एक चीज़ अगर आपको 200-300 रुपये में मिलती थी, अब वो 2000-1500 रुपये में मिल रही है। जो एक आई ऑइंटमेंट का मैंने नाम लिया ना, पोलीफिक्स का, वो 2000-1500 रुपये में आपको सिर्फ वो ऑइंटमेंट मिल रही है। तो ये हमारी कौम का जो अलमिया है कि हम फ़ौरन से अपना सोचना शुरू कर देते हैं, ना कि किसी और की हेल्प करने का सोचते हैं। तो आज मज़ीद आई फ्लू के हवाले से बात करेंगे, किस तरह ये फैलता है, कितना कंटेजियस है, क्या ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे मुतल्लिक जो है इसे रिलेट की जा रही है कि अगर इसका सही तरीके से इलाज नहीं होगा तो ये वाइट काले मोती में या सफ़ेद मोती में भी बदल सकता है। तो इस पर बात करने के लिए आई स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान साहब मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। सर, आई फ्लू जिसे पिंक आई इन्फेक्शन कहा जा रहा है, आशुब चश्म का नाम दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है और बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, एक से दूसरे में ये लग रहा है। क्या है ये वायरल इन्फेक्शन है, किस तरह एक दूसरे को लग रहा है और इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें समझने की हैं जिससे बहुत सारे मसाइल जो आपने अभी बताए वो काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जो पहली बात समझने की, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन का एक अपना साइकिल होता है, उसने शुरू होना होता है और ख़त्म होना होता है, जी। और बीच में जो सिम्टम्स हैं उनको हमने ट्रीट करना होता है, जो साइंस आते हैं, ताकि बीमारी मज़ीद पेचीदगी में ना जाए। अब ये जो पिंक आई जिसे कहते हैं, ये आँखों का सुर्ख हो जाना, ये जो अभी इन्फेक्शन आई है, ये बेसिकली एक एडिनो वायरल है, जिस वायरस की टाइप है उसकी वजह से होता है। ये वायरस अमूमन गले की या सांस की ऊपर वाली नालियों की इन्फेक्शन करता है अमूमन, ठीक है, और ये आँख में भी यही वायरस इन्फेक्शन करता है, जिसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात में सबसे पहली चीज़ है आँख का सुर्ख हो जाना, आँख में जलन होना, आँख में खारिश होना, और आँख का इस तरह होना कि आपको बार बार उसे रब करने की ज़रूरत महसूस हो। ये इसके सिम्टम्स हैं, मीन अलामात हैं, ठीक है। और निशानियाँ ये हैं कि आँख से पानी बहना शुरू हो जाएगा और आँख सुर्ख हुई होगी और रोशनी बुरी लगेगी। ठीक हो गया जी, चुभन होगी, चुभन होगी, ये अलामात और आपकी जो वो ये हैं। अब अगली बात यह है कि इन सब का इलाज क्या है और इसका तदारक क्या है। मेन तो ये है ना कि प्रिवेंट कैसे करना है और इसको रोकना कैसे है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इसको अगर हो गया किसी को तो 2-3 स्टेप सबसे पहले लेने हैं। एक, आपने अपना कांटेक्ट दूसरों से कम करना है। कांटेक्ट से मैं ये नहीं कह रहा कि मिलना जुलना बंद कर दें, मेन कांटेक्ट से मुराद ये है कि आप अपने ज़ेरे इस्तेमाल अपने टॉवल्स, अपने टिश्यू पेपर्स, अपने बॉल पेन, मैं स्पेशली कह रहा हूँ बॉल पेन, अपने मोबाइल फ़ोन, आपकी कोई भी चीज़, ये करेंसी नोट्स, ये और अपने कार्ड्स, अपने वॉलेट, जब आप किसी दूसरे के जिसको ये इन्फेक्शन हुई है उसकी ये बॉल पेन या मोबाइल आप पकड़ेंगे तो वो जरासीम जो उसकी आंख से उसके हाथों के जरिए इस मोबाइल के कवर में या मोबाइल बॉल पेन में या टॉवल में उसकी सरफेस पे लग गया ना, जो भी चीज किसी दूसरे इंसान के ज़ेरे इस्तेमाल है वो उसके हाथों को टच कर रही है, वो आप छूने से गुरेज करें। अगर किसी को घर में है तो उसका ऑब्वियसली टॉवल, नैपकिन, उसके जो है
पिल्लो का कवर, उसकी जो कुल्ट है, वो सारी दूसरों से सेपरेट करे, उसे डेली वॉश करे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को ये हो गया अब, ठीक है, तो ये नहीं है ये कोई अछूत है उस बेचारे को दूसरी तरफ लेके चले दूसरा जाए। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, हमारे यहाँ पे कि क्योंकि हम मार्केट का भी विजिट करके आई हूँ, तो वहाँ पर भी सबने ब्लैक ग्लासेस का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता जा रहा है कि अच्छा अगर आपको शुभ चश्म हो गया है तो कोई बात नहीं, आप डार्क ग्लासेस, ब्लैक ग्लासेस का इस्तेमाल कर लें, बस आपने किसी की आंख में नहीं देखना, उसकी वजह से आप बच जाएंगे। हमारे तो यहाँ पे ये है कि आंख में नहीं आपने देखना। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वायरस का इन तरह इस चीजों से क्या तलक, मैं अगर आपकी आंखों में देख रहा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वायरस ट्रांसफर तो नहीं होगा। वायरस जो ट्रांसफर होने के वो तरीके और जो लवाजमात है वो मैंने आपको बताया। जो चीज आपके कांटेक्ट में है उस चीज को अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपने वो चीज दूसरे को नहीं छूने देनी। आई टू आई कांटेक्ट से नहीं होता, ये फिजिकल कांटेक्ट से होता है। कोई भी चीज को यूजुअली हम दोस्तों में या कोलीग्स भी आप बाल पेन ले लेते हैं, और अब आपने एक बंदे को हो गया है, अब आपको मैंने बता दिया कि उसकी क्या क्या चीजें सेपरेट करनी है और धोनी है। तीसरा भाग है उसका इलाज क्या करना है। उसका इलाज सिंपल सा है कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है, बीमारी सेल्फ रिजॉल्विंग है, ये ठीक हो जाती है। ठीक है, इसकी जो अलामात में जो ज्यादा पेचीदा वाली वो रोशनी का बुरा लगना है, इसलिए लोग ब्लैक गॉगल्स पहनते हैं। चश्मा जो शुरू से रवायत चली आ रही वो इसलिए नहीं है कि मैं आपकी आंखों में देखूंगा तो वो कुछ हो जाएगा। वो इसलिए है कि इससे रोशनी बुरी लगती है, और डार्क ग्लासेस पहनने से रोशनी का चुभना कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा इलाज क्या है? अपनी आंखों को वक्तन फवक्तन ज्यादा दफा धोएं जिसको ये इन्फेक्शन हो गया। आप बाजार ना भागे लुब्रिकेंट ड्रॉप्स के लिए कि मुझे टीयर्स चाहिए या मुझे कोई ऑइंटमेंट चाहिए। आप अभी आंखों को मुसलसल धोएं। अगर उनसे भी फाका नहीं होता, सिंपल सी घर में बर्फ होती है, उसको किसी पॉलीथीन के प्लास्टिक के बैग में डालें, उससे जिसे कहते हैं ना कोल्ड कंप्रेसिस, जो टकोर करना ठंडी वाली, वो टकोर करे तो ये सारा कुछ नेमुल बदल होगा जो आप आई ड्रॉप्स डालने से हासिल करना चाहते हैं। और वैसे भी आई ड्रॉप्स जैसे मैंने आपको बताया भी है कि आई ड्रॉप जो है वो गायब हो चुके हैं, ऑइंटमेंट गायब हो चुकी है, अर्के गुलाब इवन दो के गायब हो चुका है और ब्लैक में मिल रहा है। ये तो हमारी कौम का मीन एज ए नेशन, ये हमारी कौन की हैबिट है कि जिस चीज की गिफ्ट मिलता है हमें जब भी कोई वबा आती है ना, जब हम मुश्किल में होंगे तो अपने ही फायदा उठाएंगे। तो ठीक, तो आप उससे बचेंगे। अगर आपको सेवेरिटी ज्यादा है तो आप माहिर अमराज़े चश्म को दिखाएं। तो उसके लिए भी जो ड्रॉप्स होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई इतने महंगे ड्रॉप्स के पीछे भाग, उसके लिए भी सिंपल जो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स हैं, मैं जिस तरह वुजू के लिए या चेहरा धोने के लिए पानी डालते हैं, जितना पानी आंखों में जाता है उस तरह के एक पानी के ड्रॉप्स होते हैं जो इसकी सरफेस को स्मूथ कर देते हैं आंखों, और वो इरिटेशन और ग्रिटीनेस जो है वो कम हो जाती है। सही, अगर सूरत हाल इससे भी आगे बढ़ती है तो जो एलर्जी एंटी एलर्जी ड्रॉप्स होते हैं जिन्हें मास्टल स्टेबलाइजर या एंटी हिस्टामिन ड्रॉप्स कहते हैं, वो डालते हैं। लेकिन इस वबा में इतनी ज्यादा सेवेरिटी नहीं है। ओके, नो डाउट कंटेजियस ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं, 100 की तादाद में रोज लोगों को हो रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि ये अगले स्टेप पे इन्फेक्शन लेके जा रही है या इस इन्फेक्शन से कोई बहुत ज्यादा पेचीदगियां पैदा हो रही हैं, तो वो अभी तक कुछ खास केस नहीं आए। अब मैं एक ज़रूरी चीज़ जो सबको बताना चाहता हूँ, जो मीडिया के थ्रू सबको, कि आपको अगर ये रेड आई की अलामत हैं, पहली बात तो आंखों को धोएं, कोल्ड कंप्रेसिस करें और मैक्सिमम टीयर्स प्लस डालें। अगर अलामत बरकरार रहती हैं तो आपने हर सूरत आई स्पेशलिस्ट से रजू करना है और किसी की बात नहीं सुननी, आपने स्टीरॉइड्स यूज़ नहीं करने फॉर गॉड सेक। जितने भी लोग अभी एक दूसरे को मशवरा दे रहे हैं कि ये ड्रॉप्स डाल लो, वो ड्रॉप्स, जो बाजार में स्टीरॉइड ड्रॉप्स हैं, स्टीरॉइड क्या होता है? वो वक्ती तौर पे वायरल इन्फेक्शन को नीचे ले जाएगा, लेकिन इसके बड़े सख्त जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं आंखों के लिए भी और वैसे भी। आंखों में ये मीन जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें ये काला मोतिया कर सकता है और आंख का प्रेशर बढ़ा सकता है, और इसकी वजह से अगर आप वायरल इन्फेक्शन वाले एडिनो वायरस को स्प्रेस करोगे तो उसका रीबाउंड बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन दोबारा अगर होगी तो वो आंख की पुतली जो जिसको हम कॉर्निया कहते हैं उसको मुतासर करेगा, और आंख की पुतली को अगर एडिनो वायरस मुतासर करता है तो उससे बिनाई में कमी होने के खदशात होते हैं। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है अगर इसको इम्प्रॉपर ट्रीट करें। हाँ, कि अगर दूसरों के मशवरों पे आप लगे रहे हो और अगर आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए डॉक्टर से रजू करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा फैल क्यों रहा है? एहतियात नहीं कर रहे हैं हम लोग?
क्या वजह है? मतलब कोरोना में भी यही सीन था, जैसी वबा आती है और वही सारी चीजें करते हैं। Nobody cares, everybody thinks हर कोई अवेयरनेस इसके हवाले से कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं। मसला ये है कि हर कोई ये बता रहा है कि इलाज और अलामत क्या है, कोई ये नहीं बता रहा कि इससे बचना क्या है। समझ नहीं रहे, आप अलामत बताते रहे, इलाज बता, लेकिन जब तक लोगों को ये नहीं बताएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा चश्मा है, ये मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये मैं फॉर एग्जांपल एक मरीज हूँ जिसको ये इन्फेक्शन, मेरा ये चश्मा यहाँ पड़ा है, ये आपने पकड़ा और आपने हाथ से अपने पे लगाया कि यार वैसे ही देखूं ये कैसा लगता है। अब आपके हाथों के ये जरासीम लग गए हैं। अब आपने जैसे ही ये जरासीम अपनी आंख को लगाने हैं तो इन्फेक्शन हो जानी है। एक बात और मैं भूल गया, वो ये है कि आपने मुसलसल अपने हाथ इन दिनों में ज्यादा धोने हैं और आपने 100% अवॉइड करना है कि मैंने अपने अपनी आंखों तक नहीं पहुंचने देने किसी सूरत भी। कुछ भी हो, मैंने आदत, अगर कुछ लोगों को हैबिट होती है वो बार बार ऐसे आंखों को ऐसे हाथ लगाते रहते हैं, तो आपने इन दिनों में खास तौर से कोशिश करनी है कि जब भी आपको याद आए अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं और कोशिश करें कि आप 99.9% अपनी आंखों को अपने हाथों से टच ना करें, चाहे आप किसी इन्फेक्टेड बंदे से मिले हैं या नहीं मिले। देखिए बहुत सारी सर्फेसिस कंटेमिनेटेड होती है। एक बंदा जो यहाँ पे बैठा है, अगर उसने यहाँ टच किया है और वो कंटेमिनेटेड है तो आप यहाँ पे हाथ रखेंगे वो, तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि आपने जब भी याद आए साबुन से हाथ धोए और आंखों को टच नहीं करें और इजीली आप, मतलब जरूरी नहीं है कि इन्फेक्टेड बंदे से आपको लग सकता है, आपको नहीं पता कौन इसका कैरियर हो सकता है, कंटेमिनेशन कहाँ पे वो हो, कहाँ पर हो कहाँ पर ना हो, या आपको नहीं पता। तो इसलिए जिस तरह हम प्रिकॉशनरी मेजर्स कोरोना में लेते थे कि बार बार हमने हाथ धोने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वही चीज़ें मेरे ख्याल से दोबारा से हमें रीअप्लाई करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। हाथ धो लें वो ज़्यादा बेहतर है, और अपने जो हाथ हैं उनको ज़्यादातर आंखों के साथ कांटेक्ट में ना रखें जी प्लीज। अच्छा, दूसरा ये कि गुलाब का रख, क्योंकि लोग कह रहे हैं गुलाब का रख भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भी बहुत से प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, केमिकल यूज़ किया जाता है उसको बनाने के लिए। क्या वो यूज़ करना चाहिए इस बीमारी के अंदर? अच्छा, मैं आपको ना एक गुलाब के अर्क से ओवरऑल लेता हूँ एक चीज़। आप अगर देखें तो मार्केट में हर चीज़ में मिलावट है जी, ऐसे यू एग्री? बिल्कुल। आप क्या समझते हो कि हमारी मार्केट में से अर्के गुलाब खालिस मिल सकेगा? नहीं तो पहली बात आ गई, तो वो मिलना ही नहीं खालिस, जिसमें केमिकल्स होने तो वो वैसी ही आंखों के लिए बुरा है। जो अर्के गुलाब अगर किसी को 100% भी है ना कि ये बिल्कुल असली भी है, तो अर्के गुलाब का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन जी। वो लुब्रिकेशन आप इजीली आंखें धो के भी हासिल कर सकते हो, या किसी भी सादे से सस्ते से ड्रॉप्स जो स्टेराइल हो टीयर्स के नाम से, उनसे आप हासिल कर सकते हो। अर्के गुलाब का मैं इसलिए मशवरा नहीं देता कि लाहौर में या पूरे पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कि आप हार्डली यू कैन फाइंड ए प्योर अर्के गुलाब। और दूसरा, अर्के गुलाब में भी एलर्जी के कुछ लवाजमात होते हैं जो कुछ लोगों को अर्के गुलाब बजाते खुद एलर्जी कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए अर्के गुलाब को इफ़ यू गो 60 ईयर्स बिफोर, मैं 70-80 साल पहले जाए तो शायद तब ये सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब नहीं। जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम में आके कहता हूँ कि बच्चों को सुरमा नहीं डालें, तो लोग कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं। सुरमा डालें अगर वो प्योर है, वो ज़रूर डालना चाहिए, लेकिन अगर आपको प्योर नहीं मिलता तो वो तो केमिकल से ज़रात से बना होता है, तो इसलिए वो उससे भी इसी तरह अर्के गुलाब है कि अगर अर्के गुलाब आपको प्योर मिलता है तो उसको डाल सकते हैं, लेकिन वो भी विद काशन। क्यों आपने डालना है? उसके मुतबादल आपको बहुत अच्छे मार्केट में ड्रॉप्स मिल जाते हैं, और वो ड्रॉप्स जो मैं बता रहा हूँ कि सिंपल टीयर्स हैं, उनकी शॉर्टेज अमूमन नहीं होती इतनी ज़्यादा। ठीक है, अमूमन शॉर्टेज इनकी होती है जो एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि उनमें मार्केट में कंपटीशन है और प्रॉफिट्स और बाकी सारे आपको पता है वो सारी चीज़ें हैं। तो लॉजिकली थोड़ा सा प्रिवेंट ही करें, क्योंकि आजकल उसकी डिमांड भी ज़्यादा है अर्के गुलाब की, और उसकी प्योरिटी के बारे में किसी को पता नहीं, आप इंश्योर भी नहीं है, तो इसलिए अवॉइड ही करें। खाली जो घर का टैप वाटर है उससे अपनी आंखों को अच्छे तरीके से धोएं। बहुत ज़्यादा इरिटेशन है तो आप मार्केट से कोई भी टीयर्स, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स लेके, और सबसे अच्छा ये है कि आप बर्फ की टकोर करें, यू विल गेट मोर कंफर्ट देन एनी ड्रॉप। ओके, आप कोई भी पेशेंट अगर सुन रहा है तो वो सिर्फ एक आइस क्यूब ले, उसको प्लास्टिक के बैग में रैप करे और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके उसकी टकोर करे, ही और शी विल बी मोर कंफर्टेबल देन एनी ड्रॉप्स।
जस्ट ट्राई इट। ये वो जो इरिटेशन आपको होती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, वो जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये एक दफ़ा हो गया तो दोबारा भी हो सकता है बिकॉज इट्स वायरल इन्फेक्शन? हाँ, हो सकता है, लेकिन इस फेज में अमूमन इतनी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है इंसान की कि अगर आपको 10 दिन पहले हुआ तो यूजुअली 2-3 वीक्स में नहीं होता, और मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट 2 और मोर वीक्स में वैसे ही डाई डाउन कर जाएगा, खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, तो इसका जो है टाइम स्पैन कितना है मैक्सिमम? जो इन्फेक्शियस रेट है वो 3 to 12 डेज है मैक्सिमम। जो अगर किसी को होता है तो 3 दिन जल्द अज जल्द में ये खत्म हो सकता है, और 12 दिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तक जा सकता है। तो अगर अलामत 3 से ज़्यादा दिन पे रहें और आपको श्योर हो कि ये एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस ही है, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर रजू करें चौथे दिन के लिए। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, जिनकी ऑलरेडी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, मुतासर है, ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, उनको अगर ये आई फ्लू, आई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या उनकी बिनाई मुतासर होने का खर्चा बढ़ जाता है? अच्छा, इस एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस जो पिंक आई है ना, अगर ये आंख का जो सफ़ेद हिस्सा में नज़र आता है, अगर तो यहाँ तक महदूद है तो ये बिनाई को अमूमन मुतासिर नहीं करता। लेकिन अगर जो आंख का में काला हिस्सा नज़र आता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, बेसिकली काला होता नहीं, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके पीछे जो शटर है ना, जिस तरह कैमरे का शटर, वो डिफरेंट कलर्स का होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ग्रे होता है, किसी का ग्रीन होता है। आप सोचते हो कि ग्रीन आइज अच्छी लगती है, तो वो अगला हिस्सा ग्रीन नहीं होता, वो पीछे जिस तरह कैमरे का शटर होता है ना, देख ले अल्लाह के कमाल आता है। तो ये बेसिकली जो काला, ब्राउन या ग्रे सा नजर हिस्सा आता है, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट शफाफ शीशे की तरह का है। अच्छा। जब इन्फेक्शन इस पे होती है तो क्योंकि ये कैमरे के अपर्चर की तरह है, तो ये धुंधला हो जाएगा तो कैमरे को नजर नहीं आएगा, तो आंख की बिनाई मुतासर होने का खदशा होता है, और इसका इलाज थोड़ा सा लंबा और पेचीदा भी होता है। तो मतलब जिनकी ऑलरेडी आईसाइट मुतासर है, बिनाई का मसला है, उन्हें तो ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, प्लीज ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए उनको। वैसे ओवरऑल अगर आईसाइट की बात कर लें तो किस तरह अपनी आईसाइट को बेहतर रख सकते हैं, आंखों की सेहत को किस तरह बेहतर रख सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, सबसे पहले जो आंखों की सेहत है उसमें 2 चीजें आती हैं, आंख की सेहत और आंख की बिनाई। सही, ठीक है, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। आंख की सेहत को बरकरार रखने के लिए हम कहते हैं आई हाइजीन या लिड हाइजीन। ठीक है, मिसाल के तौर पे लिड हाइजीन क्या है कि अपनी आंखों को अच्छी तरह डेली सुबह और शाम साबुन से धोएं। अगर आप वजू करते हैं तो 5 दफा अच्छी तरह धोने से वो साफ हो जाती है, क्योंकि आंख की पलकों के नीचे कुछ ऐसी डैंड्रफ इकट्ठी हो जाती है जो आंख के पलकों के मसाम को बंद करती है, जिससे आंखों पे आपको पता है वो सोजन सी आ जाती है और इरिटेशन रहती है, तो आप उससे बच सकते हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लिड हाइजीन स्पेशली फॉर फीमेल दोज हु आर यूजिंग कॉस्मेटिक। जो कॉस्मेटिक यूज करती हैं उनको अच्छे स्क्रब से रात को सोने से पहले अपने लाइनर्स, और मोस्टली ये खवातीन में मसाइल आते हैं, वो लाइनर्स और कॉस्मेटिक्स लिड पे लगाने से, क्योंकि वो एक लेयर बन जाती है उन मसाम के ऊपर, तो उन मसाम को बंद करती है, तो उनको अच्छी तरह स्क्रब से क्लीन करके सोना चाहिए। एक ये है, और दूसरा ये है कि अपनी बिनाई को बेहतर रखने के लिए देखें, अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा अगर नॉर्मल ग़िज़ा है तो उसमें वो सब चीज़ें रखी हैं जो किसी इंसान की बिनाई के लिए चाहिए। अगर आप कहें कि कोई स्पेशल चीज़ है खाने वाली जिससे बिनाई बेहतर हो, तो दिस इज नथिंग बीन प्रूव, कोई ऐसी चीज़ अभी तक साबित नहीं हो सकी। बस ये है कि अपनी लिड की आंखों की हाइजीन को बेहतर रखें, सफाई को बेहतर रखें, और बाकी नज़दीक की बिनाई अमूमन लोगों में 40-45 साल की उम्र में वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सब लोगों को नज़दीक का चश्मा लगना होता है, वो कोई बीमारी नहीं है। अच्छा। 40 साल के बाद जैसे बाकी जिस्म में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद होते हैं, बाल कम होते हैं, घुटनों में दर्दें शुरू हो जाती है, इसी तरह आंख का जो अपर्चर जो नज़दीक के लिए दिखाता है वो भी थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, तो वो 40 साल की उम्र में कम बूढ़ा होता है। तो वो जिनका जवानी में होना शुरू हो जाता है बिनाई, उनके क्या कहेंगे? उनके लिए फिर आंख में कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से नज़दीक या दूर की बिनाई जो है वो कम होती है, तो उसका प्रॉपर किसी आई स्पेशलिस्ट से मुआयना होना चाहिए। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें बच्चों में कि आपकी बिनाई बनने का अमल ही मुतासर किसी बीमारी की वजह से, बड़ों में अमूमन क्या आया सफ़ेद मोतिया है या शुगर की वजह से पर्दा मुतासर हुआ है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से बिनाई मुतासर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये बड़ा नोटिस किया है कि घर में जो हमारे बच्चे होते हैं जब टीवी देख रहे होते हैं तो ना इस तरह करके वो देख रहे होते हैं। अच्छा, वो उसे कहते हैं, समझ नहीं आती, वो कहते हैं स्क्वीज करके देखना। आंखें से स्क्वीज करके देखना। 2 बातें बड़ी अहम है। अगर आप अपने घर में बच्चों को देखें
कि वो टीवी करीब बैठ के देखते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ना समझे कि वो गलत कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है लॉजिकली। वो Okay. ठीक क्यों कर रहा है? क्योंकि उस बेचारे को दूर से बैठ के टीवी नजर ही नहीं आता। तो ये एक साइन है कि उस बच्चे की बिनाई कम हो सकती है, तो फौरन डॉक्टर के से रजू करें ताकि बहुत ज्यादा देर ना हो। ये एक साइन है। हम कहते हैं वो बच्चे करीब से टीवी देखते थे इसलिए उनकी बिनाई कम होगी। हाँ। नहीं, वो करीब से टीवी बेचारे देखते ही इसलिए थे कि उन्हें दूर से नजर नहीं आता था। तो दूर से नजर इसलिए नहीं आता था कि आंखों की बिनाई कम है। एक बात होगी। दूसरी, जो आपने कहा ना बच्चे स्क्वीज करके आंखें देखते हैं, उनकी बिनाई भी कम होती है। एक खास तरीके के आंख का ऐनक का नंबर होता है जिसको हम सिलेंड्रिकल नंबर कहते हैं, जो अमूमन स्क्वीज करने से थोड़ा कम हो जाता है, तो बच्चे वो स्क्वीज करके देखते हैं। तो इस ऐसे बच्चे जो आंखें स्क्वीज करके देखते हैं उन्हें फौरन माहिर अमराज चश्म के पास लेके जाएं ताकि वो उनकी बिनाई को चेक करें। अगर बिनाई ठीक हो सकती है तो उसको चश्मे से या बाकी इलाज से ठीक किया जाए। तो ये दो बातें हैं, उनमें बच्चों का कसूर नहीं है। वो बेचारे एक साइन बता रहे हैं कि मुझे ये मसला है, तो बच्चों को मारना शुरू हो तरफ जाती है। इतना नजदीक से क्यों देख रहे हो? आंखें खराब हो जाएगी। तो वही है ना, वो देख इसलिए रहा है कि उसको दूर से नजर नहीं आता। मीन फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैठ रहा हूं तो मुझे यहाँ पे ये चीजें नजर नहीं, तो मैं उधर करीब आगे बैठ के देखूंगा ना। तो ये सिंपल सी ये रीजन है इसकी, और नहीं। अच्छा, हमारी डाइट भी बहुत डिपेंड करती है कि हम किस तरह की चीजें खा रहे हैं, क्या ग़िज़ा ले रहे हैं। नॉर्मली जो हमारी खुराक में अगर मतवाजन चीज़ें हैं जो बाकी जिस्म को चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट नॉर्मल है, तो उतनी ही आंख को चाहिए। आंख के लिए कोई स्पेशल जो बहुत ज़्यादा मिथ है ना कि गाजर खाने से, बादाम खाने से, इस तरह की कुछ साइंटिफिकली कुछ भी प्रूव नहीं है। ठीक है, मिथ्स ही है। बस मॉडरेशन में रह के हर चीज़ खानी चाहिए ताकि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो हमने पिंक आई के हवाले से बहुत से मिथ्स हैं उनको जो है सॉल्व करने की कोशिश की है कि आपने क्या करना है। आपने सिर्फ हाइजीन का ख्याल रखना है, पानी के साथ अपनी आंखें धोनी है और बर्फ़ की टकोर करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर इससे ज़्यादा इरिटेशन होती है आंखों में तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। खुद से डॉक्टर अपने नहीं बनना है आपने। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।